ओके बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये 5 पेपर के क्वेश्चन है तो मैं रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ। सो पेटी कैश बुक बेसिकली होती क्या है? ये जो बड़े बिजनेस होते हैं ना, जो बड़े लार्ज बिजनेस होते हैं, लार्ज बिजनेस क्या करते हैं, अपने पास जो है वो दो कैश बुक बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं मेन कैश बुक। मेन कैश बुक ऐसे होती है, जो आप लोगों ने तकरीबन सीखी हुई है। ये मेन कैश बुक है, देखें। ये मेन कैश बुक का फॉर्मेट है। तो एक वो बनाते हैं मेन कैश बुक, बड़े बिजनेस, लार्ज बिजनेस। और ये मेन कैश बुक जो होता है, उनके पास एक यानी सीनियर कैशियर होता है। सीनियर कैशियर, सीनियर यानी बंदा होता है जो अकाउंट्स वगैरह को देख रहा होता है, वो बनाता है। इसमें ज्यादातर वो लोग बड़ी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। बड़ी से मुराद वो अपना कोई वो सेट कर लेते हैं, लिमिट सेट कर लेते हैं, लाइक 100 से अबव, या 200 से अबव, या 300 से अबव, डिपेंड करता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखेंगे 410 की आ रही है, 460 की आ रही है, 392 की आ रही है, 798 की आ रही है। ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो। और एक वो क्या करते हैं बड़े बिजनेस, एक और कैश बुक बनाते हैं। उसको वो नाम देते हैं पेटी कैश बुक। अब ये जैसे कि ये पेटी कैश बुक है। इसमें आप देखेंगे, जैसे कि कैश बुक में कैश का कॉलम होता था, बैंक का कॉलम होता था, डिस्काउंट का कॉलम होता था। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें, मतलब एक हमारे पास डेबिट साइड होती थी, तो डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। यहाँ चीजें क्या होंगी आपके पास, थोड़ी डिफरेंट होंगी। ठीक है। ये वाली साइड डेबिट साइड है, ये वाली साइड क्रेडिट साइड है, और 3 कॉलम है बस। लेकिन जब हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ना बैंक का कॉलम होता है, ना कैश का कॉलम होता है, ना हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम होता है। सिर्फ एक ही कॉलम होता है। एक कॉलम को हम बोलते हैं रिसीव कॉलम। जो भी हमारे पास पैसा आ रहा होगा हम यहाँ लिखेंगे, जो भी पैसे हम रिसीव करेंगे। एक कॉलम होता है पेमेंट का, जो भी हम पैसे दे रहे होते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। और ये मोस्टली कैश होता है, बैंक नहीं होता इसमें। यानी अगर कोई कैश में कोई चीज आएगी तो आप वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और कैश में कोई चीज आएगी तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये वाली साइड जो ये पेमेंट वाला कॉलम है ना, ये क्रेडिट कॉलम होता है बेसिकली। और ये इनका डेबिट कॉलम होता है। ये फिर चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होती हैं। तो ये एक पेटी कैश बुक का एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। तो सर इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? इसमें जो बड़े बिजनेस होते हैं वो लिमिट सेट करते हैं, लाइक वो बोलते हैं भाई 100 से कम, बिलो 100। वो लिखते हैं बिलो 50। एक लिमिट सेट करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में आपको सारी ट्रांजेक्शन पेटी कैश बुक की दी होगी, और कभी कभार मिक्स क्वेश्चन होगा कि ये पेटी कैश बुक में जानी है, ये कैश बुक में जानी है। तो हर अगर दोनों पेपर में सवाल आते हैं ना, कभी सवाल में कभी पेपर में सवाल आ जाए कैश बुक भी बनाओ पेटी कैश बुक भी बनाओ, तो उसने लिमिट दी होगी कि फॉर सपोज बिलो 100, बिलो 100 जो कि वो पेटी कैश बुक में जाएगी। तो हर वो पेमेंट जो 100 से कम है वो यहाँ लिखनी है। मोस्टली ये पेमेंट्स के लिए बनता है। मोस्टली ये जो बनता है, जो हम एक्सपेंसेस पे करते हैं उसके लिए बनता है, कि ताकि हमारे पास जितने भी छोटे एक्सपेंसेस हैं उनका रिकॉर्ड एक जगह आ जाए, और बड़े एक्सपेंसेस, बड़ी पेमेंट का रिकॉर्ड एक जगह आ जाए। यहाँ तक बातें क्लियर है? जी बेटा, इज इट क्लियर मुझे? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये तो हो गया आपका। अगर कोई कैश आ रहा है तो आप रिसीव के कॉलम में लिखेंगे, कोई कैश जा रहा है आप पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे। सर ये छोटे छोटे कॉलम किस चीज़ के हैं? तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे खर्चे हो रहे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, हम लिखते जाते हैं। हमने एक पेमेंट की लिख दी, दूसरी पेमेंट की लिख दी, तीसरी पेमेंट की लिख दी, चौथी पेमेंट की हमने लिख दी। पर मसला ये आता है कि वो जो पेमेंट होती है वो भी स्पेसिफिक होती है। लाइक फॉर सपोज हमारे पास एक पेमेंट है रिफ्रेशमेंट की, खाने पीने की। हमने चाय मंगवाई, रिफ्रेशमेंट। हमने खाना मंगवाया, रिफ्रेशमेंट। हमने लंच किया, रिफ्रेशमेंट। हमने बिस्किट मंगवाए, रिफ्रेशमेंट। हमने कोई पार्टी की, खाना किया, रिफ्रेशमेंट। अब ये सारे रिफ्रेशमेंट के खर्चे हैं। अब हम जब हम इसको क्रेडिट करते हैं, लाइक फॉर सपोज आपने यहाँ क्रेडिट किया 23, रेफरेंस में लिखा रिफ्रेशमेंट। फिर लिखा 24, रेफरेंस में लिखा रिफ्रेशमेंट। फिर लिखा 25, फिर रेफरेंस में लिखा रिफ्रेशमेंट। तो एक मसला आता है, आप क्रेडिट तो कर रहे हैं, डेबिट क्या होगा? तो डेबिट होगा हमारे पास रिफ्रेशमेंट का टी अकाउंट। डेबिट हम करेंगे किसको? रिफ्रेशमेंट के टी अकाउंट को। तो हम बोलते हैं बार बार डेबिट करने की बजाय, जैसे 23 है जाके 23 लिखो, 24 है जाके 24 लिखो, 25 है जाके 24 लिखो। तो बार बार हम डेबिट करने के हम बोलते हैं क्यों ना एक ही दफा कर दें। मतलब है रिफ्रेशमेंट ही ना, चाहे चाय मंगवाई हो, चाहे बिस्किट मंगवाए हो, चाहे जो भी आपने मंगवाए हैं, तो वो रिफ्रेशमेंट। तो बजाय हम बार बार रोजाना जाके डेबिट करते रहें, टाइम जाया हो, तो एक अच्छा तरीका क्या है, आप सारे रिफ्रेशमेंट का टोटल कर लें जो पूरे महीने में हुए हैं, और टोटल फॉर द मंथ की नाम से आप रिफ्रेशमेंट में क्या कर दें, डेबिट कर दें। आप लोगों ने सेल्स जर्नल बनाया होगा ना, तो सेल्स जर्नल का हम टोटल लेके जाते थे सेल्स के अकाउंट में।
परचेज जनरल का हम टोटल लेके जाते थे किसमें, परचेजेस के अकाउंट में। ऐसे ही हम बोलते हैं जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो सेम नेचर के हैं, जैसे हमने कोई पार्सल भेजा, टीसीएस किया, हमारे पास में टीसीएस यूज होता है ये पार्सल सर्विस के लिए, डिलीवरी सर्विस के लिए। तो आपने पार्सल भेजा तो आपने टीसीएस किया, कभी पाकिस्तान पोस्ट यूज की, कभी ल्यूपर्ड यूज किया, कभी आपने, यानी मुख्तलिफ किस्म के खर्चे किए होंगे। तो पोस्टेज के नाम से एक टी अकाउंट आप बना लें और उसको एक ही टाइम डेबिट कर दें। तो ये कॉलम कहलाते हैं एनालिसिस कॉलम। एनालिसिस कॉलम ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी हमारे पास एक्सपेंस हो रहा है उसको हम रेलेवेंट कैटेगरीज में लिख सकें, और फिर हम बाद में महीने के आखिर में उसका टोटल करें, और बाद में उसको जाके हम क्या कर दें, डेबिट कर दें। क्रेडिट तो हमने कर दिया है, बाद में जाके उसको हम डेबिट कर दें। तो अब पेटी कैश बुक बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस से। किससे? बैलेंस से। ठीक है। बैलेंस बीडी ज्यादातर सवाल में गिवन होगा। अगर पहला साल है पहला महीना है तो फिर बैलेंस जीरो होगा, नो बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? पिछले महीने का बकाया, पिछले टाइम का बकाया, पिछले महीने का रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कैश। तो प्रॉब्लम ये है, अगर पहला साल होगा तो है ही पहला साल, कोई ये आपका नया चैप्टर है, नई बिगिनिंग है, तो फिर तो बैलेंस बीडी जीरो होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस चलता हुआ आ रहा है तो फिर बैलेंस बीडी या तो आपको टी अकाउंट के अंदर दिया होगा या ऊपर सवाल में दिया होगा। तो यहाँ सवाल में गिवन है, ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है सारा हैड 38 इन द पेटी कैश बुक ऑन 1 जनवरी। ये क्या है? ये इसका बैलेंस बीडी है। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके रिसीव्ड जबर डेबिट कॉलम, डिपॉजिट कॉलम, जो भी पैसा आएगा वो यहाँ लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा और इसके आगे रेफरेंस में बैलेंस बीडी लिखा, और डेट में मैं लिख दूंगा 1 जनवरी। क्या लिखूंगा बेटा? 1 जनवरी। ठीक है। और जो साल है मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में मैं ईयर गिवन है 2019, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2019। ये तो हो गया हमारे पास बैलेंस का। बैलेंस के बाद अगला स्टेप, अगली ट्रांजेक्शन किसकी आती है? वो आती है बैंक एंड कैश की। वो ट्रांजेक्शन किस चीज की आती है? या होगी बैंक की या होगी कैश की। सर क्या मतलब? हम लोग पेटी कैश में एक इम्प्रेस सिस्टम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इम्प्रेस सिस्टम यूज करते हैं। इम्प्रेस सिस्टम ये होता है, एक मिनट में लिख दूं। व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम? अगर आप चाहते हैं कंट्रोल्ड रहें, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं चीजें आपकी क्या रहें? कंट्रोल्ड रहें। फॉर सपोज आपके घर का खर्चा है वो कंट्रोल रहे, आप डेली स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल के एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में रहें। तो उसका एक बेस्ट तरीका है, लाइक आप स्कूल जाते हैं, आपसे आपके पेरेंट्स देते हैं 1,000 रुपये, आपसे लग जाते हैं 2,000, देते हैं 2,000 लग जाते हैं, 500 देते हैं 500 लग जाते हैं। पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चा तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 4,000। तो उसके लिए ज़ाहिर है वो एक सिस्टम निकालेंगे कि आपका खर्चा एक कांस्टेंट मैनर के अंदर हो, एक लिमिट के अंदर हो, एक लिमिट के अंदर हो, एक कांस्टेंट लिमिट के अंदर हो, उससे ज्यादा ना हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स ने आपको बोला कि हम डेली कोशिश करेंगे कि आपको 200 रुपये दें। कितने दें? 200 रुपये दें, ताकि आप 200 से ज्यादा नहीं लगाएं। लेकिन उसका तरीकाकार ये होगा, लाइक पहले दिन मैं आपको दूंगा 200। कितने दूंगा? 200। नेक्स्ट डे पे मैं आपको 200 नहीं दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कितने बचे। अगर यू हैव जीरो अमाउंट, कोई भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो फिर मैं आपको दूंगा 200। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपीज पड़े हुए हैं, कितने? 50 रुपीज मौजूद हैं, 50 रुपीज आपके पास मौजूद हैं, तो फिर मैं आपको दूंगा 150, क्योंकि 50 आपके पास पड़े थे तो टोटल 200 हो जाएगा। फॉर सपोज आज 4 डे है और आपके पास 30 रुपीज पड़े हुए हैं, तो पेरेंट्स ने कहा हम आपको 170 और देंगे ताकि टोटल आपके पास 200 हो। इसी तरीके से 5th डे है, आपके पास 20 रुपीज बच गए पुराने बचे हुए, तो वो आपको 180 देंगे ताकि 200 रुपये पूरे हो जाए। सर इसका एडवांटेज क्या है? आपके पास डेली 200 रुपये होंगे, यानी आपने जब भी कोई खर्चा करना होगा 200 से 200 इज द मैक्सिमम अमाउंट, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, क्योंकि है ही पैसे 200 रुपये, 200 से ऊपर ऊपर कर ही नहीं सकते खर्चा आप जो है। तो इसी तरीके से जो बंदा पेटी पेटी कैश बुक बना रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हम उसको 2,000 दें वो 2,000 लगा दें, हम 4,000 दें वो 4,000 लगा दें, हम उसको 5,000 दें वो 5,000 लगाते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं कि भाई ये एक इम्प्रेस अमाउंट है। क्या है? एक इम्प्रेस अमाउंट है, ये एक मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ऊपर पैसे हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए। क्या मतलब? जैसे सवाल के अंदर दिया हुआ है कि इम्प्रेस अमाउंट इज 250, इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट
जो मेरे अकाउंटेंट के पास हर महीने के बिगिनिंग में होगा वो इतना होगा, कितना होगा, 250 होगा। तो अगर उसके पास 250 नहीं है तो मैं उसको उतने पैसे दूंगा कि 250 रीच हो जाए। क्या मतलब, अभी इसके पास कितने पड़े हुए हैं, 38। तो हम उसको कितने और दें, हम उसको कितने और दें कि ये 250 हो जाए, हम उसको मजीद एडिशनल अमाउंट कितना दें कि इसके पास 250 पूरे हो जाए। जी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हाउ शुड वी पे टू द पेटी कैश, हम कितना अमाउंट उसको पे करें कि 250 उसके पास मैक्सिमम अमाउंट रीच हो जाए। आप लोग चैट में आंसर दे सकते हैं। हम चाहते हैं उसके पास मैक्सिमम अमाउंट 250 होना चाहिए। अभी 38 है उसके पास 250 नहीं है। मैं उसको मजीद, मैं उसको एडिशनल कितने पैसे दूं कि 250 हो जाए। 212। 212, जाहिर है आप लोग क्या करेंगे, 250 में से 38 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 212। तो सर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 212। ठीक है। और क्या करूंगा, और ऊपर सवाल में देखता हूँ इसने एंट्री दी होगी, इसने लिखा होगा रीस्टोर्ड पेटी कैश टू द इम्प्रेस अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इसने नहीं दिया और साइलेंट किया हुआ, और ये तारीख है जनवरी 1 की। तो मैं जनवरी 1 लिख दूंगा यहाँ पे। अब मसला है ये कैश से हमने दिया था या बैंक से दिया था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। ये जो अमाउंट हमने दिया है, ये हमने उसको पैसे जो हैं बैंक से दिए हैं, मतलब बैंक से निकाल के उसको दिए हैं, ये हमारे पास जो मेन कैश बुक थी वहां से हमने उसको अरेंज किया है पैसा। तो जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप दोनों लिख सकते हैं। आप बैंक स्लैश कैश लिख दिया करें। अगर उसने यहाँ लिखा हुआ है कि रिस्टोर्ड पेटी कैश बाय चेक, बाय चेक, तो फिर क्या होगा, फिर आप बैंक लिख दीजिएगा। रिस्टोर पेटी कैश बाय कैश, तो फिर आप कैश लिख दीजिएगा रेफरेंस में, वो इतना इशू नहीं है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है कि ये हमारे पास डेबिट पे बैलेंस, बैलेंस भी डेबिट पे ही आएगा हमेशा। कैश का बैलेंस भी हमेशा डेबिट पे आता है, और वो क्वेश्चन में गिवन होता है। पहला साल होगा तो ये जीरो होगा। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर ये पहला साल होता तो बैलेंस भी जीरो हो जाता, क्या हो जाता, जीरो। बैंक में कितनी वैल्यू आती अगर इनका इंप्रेस अमाउंट 250 है, अगर इसका पहला, 250। 250, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, फिर 250 पूरा आता। अब सर आगे क्या होगा, आगे हम पेमेंट लिखेंगे। जो भी पेमेंट होगी वो हम इस कॉलम में लिखते जाएंगे और रेफरेंस इस कॉलम में लिखते जाएंगे, डिटेल के कॉलम में। कभी कभार क्या होता है, हम ओवर पेमेंट कर देते हैं तो वो पैसे में वापस मिलते हैं, वो हम डेबिट में लिखेंगे फिर। ठीक है। तो अब जरा सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में कह रहा है कि क्लीनर रीपेड ओवर पेमेंट मेड इन दिसंबर। ये जनवरी का महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी का। तो हमने एक बंदे को ज्यादा पेमेंट कर दी थी, 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे, वो उसने हमें वापस दिए, इसमें पैसे आ रहे हैं हमारे पास। क्लीनर ने, हमने नहीं, क्लीनर ने। तो इसमें पैसे आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हम क्या करेंगे गाइस, ये हम डेबिट करेंगे। ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे 10 रुपीज, और डेट देख लेते हैं। डेट हमारे पास है 6 जनवरी। ठीक है। और ओवर पेमेंट है, ठीक है, आप लिखते हैं ओवर पेमेंट बाय क्लीनर। ये खाली क्लीनिंग लिख देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास के बाद एक और ट्रांजेक्शन है, पेड ईवा अ क्रेडिट सप्लायर में, ये वाला ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ। ये पेमेंट है, तो पेमेंट हम पेमेंट वाले कॉलम में लिखेंगे। हम लिख देंगे 62, हम लिख देंगे 62, रेफरेंस में आ जाएगा ईवा, और डेट आ जाएगी हमारे पास कौन सी ईवा की, 8 है, जनवरी 8 है। अच्छा जी, अब एक मसला पैदा होता है कि सर ये बाकी कॉलम किस चीज़ के हैं, इन कॉलम का क्या काम है, ये जितने कॉलम आपने यहाँ बनाए हुए हैं इनका क्या काम है। तो गैस इसका सीन ये है कि जितने भी बाकी कॉलम है ना, हम जब भी कोई पेमेंट लिखेंगे, ये नहीं, ये पैसे आ रहे हैं ये नहीं, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जो हम पेड में लिख रहे हैं, ये उनके लिए बनता है। तो हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो इन कॉलम के अंदर भी जाके लिखेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने क्रेडिट तो कर दी ना पेमेंट यहाँ पे, अब इनको डेबिट करना है, ऑफिस एक्सपेंस को, ट्रैवल को हमें डेबिट करना है, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस इनकर होता है पैसे जा रहे होते हैं, तो आपने पेटी कैश को तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसको करें, तो ये डेबिट पर्पस के लिए बनते हैं कि हर वो एंट्री जो डेबिट होगी उसका अमाउंट कितना होगा, इसीलिए हम पेमेंट वाली साइड लेते हैं। तो जो भी आपने पेमेंट की है वो इन कॉलम के अंदर भी हमें अपडेट करनी होगी, सेम अमाउंट आएगा, जैसे C2 है, सेम अमाउंट आ जाएगा। ये क्यों, ताकि हमारे पास महीने के आखिर में टोटल आ जाए। तो ऑफिस एक्सपेंस में वो खर्चा आएगा जिसका ताल्लुक ऑफिस से हो, एडमिन से हो।
ट्रेवलिंग में अगर आपने कोई ट्रेवलिंग की है, कोई फेयर वगैरह पे किया है, किराया पे किया है, वो आएगा। क्लीनिंग में वो खर्चा आएगा जो क्लीनिंग के लिए आपने पेमेंट की हो। तो अभी हमारे पास 10 रुपए की पेमेंट वापस आई है, एक्सपेंस नहीं है, वो पैसे आए हैं, इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ वो चीजें लिखूंगा जो मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके इन अकाउंट को डेबिट करना है। तो डेबिट कितना अमाउंट होगा, जो यहाँ पे हुआ है वही अमाउंट जाके इनके अकाउंट में डेबिट होगा। सर लेजर अकाउंट में क्या आएगा? लेजर अकाउंट में अगर आपने किसी पर्सनल, किसी पार्टी को, किसी बंदे को पेमेंट की होगी, वो लेजर अकाउंट में आएगा। तो ये 62 हमने ईवा को दिए थे। किसको दिए थे? एक पार्टी है उसको दिए थे। क्यों दिए थे ये उसने नहीं बताया, वर्ड यूज किया क्रेडिट सप्लायर। तो इफ देर इज एनी पेमेंट रिलेटेड टू अ पर्सनल, रिलेटेड टू अ पर्सनल अकाउंट, रिलेटेड टू अ पर्सन, वो फिर हम इसके अंदर जाके अपडेट करेंगे। तो यहां जाके मैं लिख दूंगा 62 इसमें, लेजर अकाउंट में। आगे पढ़ते हैं। आगे आपको कह रहा है कि परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर ऑफिस, एडमिन या ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस, इसका जो खर्चा होता है फिर ऑफिस एक्सपेंस में जाता है। तो परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर ऑफिस 9 रुपीज। सर इसका क्या करेंगे? हम चलते हैं नीचे, हम लिख लेते हैं 9 रुपीज का खर्चा हुआ था, यहाँ लिख देंगे रिफ्रेशमेंट इससे, और यहाँ लिख देंगे 13 जनवरी। अब ये कहाँ पर आएगा, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ऑफिस के लिए मैंने ये रिफ्रेशमेंट का खर्चा बेयर किया था, किस किस अकाउंट में हम अपडेट करेंगे इसको? ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस में, शाबाश बेटा। हम ऑफिस एक्सपेंस में जाके लिख देंगे 9। इससे एक बात और पता लगती है कि कभी जिंदगी में कैश बुक बनानी हो और वो बोले कि रिफ्रेशमेंट फॉर ऑफिस, तो कैश बुक के अंदर जब रेफरेंस लिखना हो, मेन कैश बुक में जिसमें डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक आता है, वहां आपने रिफ्रेशमेंट नहीं लिखना, वहां पे लिखना है ऑफिस एक्सपेंस। क्योंकि हम रेफरेंस दे रहे होते हैं टी अकाउंट के नाम से दे रहे होते हैं, कि हम कौन से टी अकाउंट को जाके डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो अगर गाड़ी पे कोई खर्चा किया और फ्यूल वगैरह गाड़ी में बेयर किया आपने, तो उसकी जगह हम लिखेंगे मोटर एक्सपेंसेस। आगे चलते हैं। सो गाइस देयर इज अनदर एंट्री, पेड ओलिविया अ क्रेडिट सप्लायर। ये वाली एंट्री जो है मैं देख रहा हूँ 43। तो सर इसका क्या सीन है? ये हम जाके लिख देंगे जनवरी 18, यहाँ लिख दूंगा ओलिविया, सॉरी, और इसके बाद मैं लिख दूंगा 43 थी मेरे ख्याल से पेमेंट। अच्छा, अनाया के अलावा बाकी लोग बताएं कि ये 43 किस कॉलम में जाएगा, एनालिसिस के किस कॉलम में जाएगा, ऑफिस में, ट्रेवल में, क्लीनिंग में, लेजर अकाउंट में। ये 43 हमने ओलिविया को दिए थे, किसी पार्टी को दिए थे, पर्सनल अकाउंट एक। शाबाश सेहान बेटा, शाबाश। आप लोग प्राइवेट चैट के अंदर भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड आंसर। लोगों ने कहा सर ये लेजर अकाउंट में जाएगा, तो हम लेजर अकाउंट में जाके लिख देते हैं 43, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि पेड फॉर टैक्सी फेयर 14। हमने क्या किया, टैक्सी फेयर पे किया। हम जाहिर है ट्रेवल कर रहे होंगे, इसके लिए हमने पेमेंट की, तो हमने 14 रुपीज पे किया, हम लिख लेते हैं 14, और यहाँ लिख देंगे टैक्सी फेयर, और ये मेरे ख्याल से 21 जनवरी है। ये कहाँ पर आएगा बेटा 14 जो है, कौन से कॉलम में आएगा? ऑफिस एक्सपेंस में, ट्रेवलिंग में, टैक्सी फेयर है। शाबाश बेटा, ट्रैवल। ट्रैवल, ट्रैवल एक्सीलेंट बेटा, ट्रैवल में आएगा। अच्छा मैं यहाँ ट्रैवल में लिख देता हूँ उसको 14। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कॉस्ट ऑफ फ्लावर्स फॉर ऑफिस। हमने फ्लावर्स बाई किए थे 10 रुपीज के। अब फ्लावर क्यों बाई किए थे वो हमें नहीं जाना, कोई मेहमान आ रहा होगा, कोई गेस्ट आ रहा होगा, ठीक है, या लगा ऑफिस में लगाने के लिए हमने बाई किए होंगे 24 जनवरी, और हम ये लिख देंगे फ्लावर्स। अब ये ऑफिस के लिए बाई किए हैं, तो ये कौन से कॉलम में जाएगा? ऑफिस का खर्चा और एडमिन का खर्चा हो, ऑफिस एक्सपेंस में जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, ऑफिस एक्सपेंस में। तो हम यहाँ लिख देंगे 10। सर आगे चलें। आगे हमारे पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ, ये तो कर दिया, पेड क्लीनर्स वेजेस, पेड क्लीनर वेजेस 80 रुपीज। तो हम क्या करेंगे जाके, हम 80 रुपीज जाके लिख देंगे 31 जनवरी को, 31 जनवरी वेजेस लिखते हैं, ठीक है। और कितना अमाउंट है, मेरे ख्याल से 80 रुपीज का अमाउंट है। अच्छा ये यहाँ कहाँ जाएगा? अब ये क्लीनर को दिए थे, तो ये क्लीनर के अकाउंट में जाएगा, तो हम 80 रुपीज क्लीनर वाले कॉलम में लिख देंगे। सर अब आगे क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप?
आगे ये होता है कि हम बैलेंस सीडी मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? बैलेंस सीडी मालूम करते हैं, बड़ा आसान है। तो बैलेंस सीडी का मालूम करें, एक लाइन छोड़ के, जो लास्ट रो दी एक लाइन छोड़ के आप जो है टोटल कर लें, और इन सब का भी टोटल कर लेंगे, ठीक है? आप टोटल कर लें। सो डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होती है। आप डेबिट साइड का टोटल करें, 38, 38 प्लस 212 एंड प्लस 10, कितना हो जाएगा सर? इट वुड बी 260 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हो जाएगा हमारे पास 260। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 260। ये भी हो जाएगा 260। और ये सारा माइनस करें आप जो है, ये 260 में से माइनस करें 62, माइनस करें 9, माइनस करें 43, माइनस करें 14, माइनस करें 10, माइनस करें 80, और मुझे बताएं क्या आंसर आया। व्हाट्स द रिमेनिंग अमाउंट? 42. 42। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 जनवरी, ये हमारा बैलेंस कहलाएगा 42। ठीक है सर, ये हो गया बैलेंस सीडी। तो जब बैलेंस सीडी होता है तो फिर बैलेंस बीडी भी होता है। तो सर बैलेंस बीडी किस साइड पे आएगा? तो ये 42 क्या है, पेमेंट वाले कॉलम में आ रहा है, तो यही 42 आपके रिसीव वाले कॉलम में भी आएगा। तो रिसीव के कॉलम में जाके मैं लिखूंगा 42, डेट दूंगा मैं 1 फेब, और यहाँ लिखूंगा बैलेंस बीडी। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ये लिखते हैं हम लोग क्रेडिट कॉलम में ना, तो ऐसे ही यहाँ पे हम ये लिखेंगे डेबिट वाले साइड पे। बाकी रेफरेंस तो एक ही कॉलम में आते हैं, डेट एक ही कॉलम में आती है। अच्छा सर, इनका क्या करना है? ये जो आपने यहाँ लिखे हैं एनालिसिस का, इन सब का हम टोटल करते हैं और रेलेवेंट अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। लाइक ये हमारे पास 19 है, 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 9 और 10, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 80, और 62 प्लस 43 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। सर इसका क्या होता है? तो इसका ये सीन होता है, जैसे ये ऑफिस एक्सपेंस है ना, तो आगे जाके पेपर में हो सकता है वो आपको बोले ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ। किसका? ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ। वो आपको बोलेगा ऑफिस एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाओ। तो ऑफिस एक्सपेंस कितने थे हमारे? टोटल 19 थे। तो हम जाके क्या करेंगे, 19 लिख देंगे डेबिट साइड पे, और उसको आप लिख दें टोटल फॉर द मंथ। टोटल फॉर द मंथ, डेट आ जाएगी 31 जनवरी। इसी तरीके से फरवरी का हम टोटल करते हैं और ये लिखते हैं टोटल फॉर द मंथ, डेट लिखते हैं 28 फरवरी। अब जैसे इसने यहाँ आपसे क्लीनिंग का अकाउंट बनवाया, किसका अकाउंट बनाया? क्लीनिंग का। तो क्लीनिंग का टोटल कितना है हमारे पास? 80 आया। ये 80 में यहाँ लिख दूंगा क्लीनिंग के अकाउंट में डेबिट साइड पे। ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूंगा 31 जनवरी, और टोटल फॉर द मंथ। ठीक है। अब इसमें एक मसला है, जो ओवर पेमेंट है वो भी आएगी इसमें। ये तो आ गया, पर इसने हमें एक ओवर पेमेंट भी हुई थी, हमें 10 रुपीज उन्होंने एक्स्ट्रा वापस किए थे। तो पेटी कैश क्या हुआ सर? पेटी कैश डेबिट हुआ है। पेटी कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो क्लीनिंग अकाउंट क्या होगा सर? क्लीनिंग अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 10 रुपीज क्रेडिट साइड पे। इसके रेफरेंस में टोटल नहीं लिखूंगा, इसके रेफरेंस में लिखूंगा पेटी कैश, और जो डेट है वही लिखूंगा। ये किस तारीख को? क्योंकि ये एक ही ट्रांजेक्शन है, जस्ट वन ट्रांजेक्शन, और ये टोटल था, बाकी टोटल थे। तो इसके आगे मैंने दूंगा 6 जनवरी। और सर आखिर में क्या होता है, ये जो अकाउंट होते हैं एक्सपेंस के टी अकाउंट, जितने भी होते हैं, जितने भी एक्सपेंस के टी अकाउंट होते हैं, तो इसका इसने मना किया है टोटल नहीं निकालना, बैलेंस नहीं करना। अदरवाइज ये होता है जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं, अगर एक महीने का अकाउंट बन रहा है तो फिर बैलेंस सीधी आता है। पूरे साल का अकाउंट बनता है तो उसके रेफरेंस में फिर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, जो भी बैलेंस आता है। पर वो हमारे आगे का टॉपिक है, तो अभी उसको डिस्कस नहीं करना। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि पेटी कैश बुक क्या होती है, किसे कहते हैं? जी सर. मुझे ये बताएं कि व्हाट वुड बी द, अगर मैं नेक्स्ट मंथ फरवरी के महीने में मैं पेमेंट करूँ उसको कैश की, बैंक की, कि पेटी कैश रिस्टोर्ड हो जाए। जैसे ये 42 है, तो हमने इम्प्रेस अमाउंट रखा था 250, कि मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस होगा 250 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हम अकाउंटेंट को कितना और दें? जो हमारा पेटी कैशियर है उसको मजीद कितने पैसे दें वो 250 हो जाए? 108. 108? नो बेटा, 42 माइनस 250 करेंगे, 208 बनेगा, आई थिंक सो। जी, अब्दुल रशीद कुछ कहना चाह रहे हो?
सर 208 का था। हाँ 200, एक्सीलेंट। ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे ये चीज मैं भूल गया था, स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। हम इम्प्रेस सिस्टम क्यों बनाते हैं, इसका क्या फायदा होता है, क्या नाम है इसका, एक फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि टू ट्रेन जूनियर कैशियर, टू ट्रेन जूनियर कैशियर। ठीक है, ताकि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, वो फ्यूचर में आगे बड़े काम कर सके। दूसरा, पेटी कैश क्या कर देता है, रिड्यूसेस एंट्रीज इन मेन कैश बुक। क्योंकि छोटी मोटी एंट्रीज हम सारी की सारी पेटी कैश बुक में ट्रांसफर कर देते हैं, तो एंट्रीज कम हो जाती हैं। सो बेटर कैलकुलेशन, या सो इज कैलकुलेशन इज मेड इजियर। सर बट सेकंड वाला तो पेटी कैश का फायदा है, इम्प्रेस सिस्टम का तो नहीं है। अच्छा अच्छा, इम्प्रेस सिस्टम की बात कर रहा है ना, सॉरी सॉरी, मैंने पेटी कैश की बात की थी। इम्प्रेस सिस्टम का मैंने सॉरी देखा नहीं था। अच्छा, पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम का फायदा क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम का पहला फायदा ये होता है, कंट्रोल एक्सपेंसेस। जैसे मैंने बताया, स्कूल हमारे बच्चे जा रहे हैं, हम उसको रोजाना हर महीने उतने पैसे देते हैं जितने वो खर्च कर सकता है। तो इम्प्रेस सिस्टम का पहला फायदा क्या होगा, एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है, कैश भी कंट्रोल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आपका कैश बहुत ज्यादा लग रहा है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब पैसे होते ही नहीं, बचते ही नहीं, क्या वो भी कंट्रोल होंगे, नहीं होंगे? होंगे, नहीं होंगे? हो जाए, एक बजट बन जाएगा। हाँ, वो भी आ जाएगा, बेटर एलोकेशन ऑफ कैश। ठीक है, अच्छा जी। असिस्टेंट बजटिंग ये भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एक बजट बन जाता है, उस बजट के हिसाब से फिर हम खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट में यही होता है, जितने भी गवर्नमेंट इदारे होते हैं ना, तो उनको पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर वो सिस्टम रखते हैं कि भाई पूरे साल में कितना आपको पैसा चाहिए इस एक्सपेंस के लिए, ताकि उससे ऊपर ना दें, वो उसी के अंदर रहते हुए लगाएं। तो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये एक बजट बनाते हैं कि सैलरीज हैं, हमें सैलरी के लिए 2 करोड़ चाहिए, तो फिर वो उनको गवर्नमेंट जो है ना 2 करोड़ के हिसाब से ही पैसे देती है, ताकि उसी हिसाब से वो सैलरीज को बेयर करें। इससे ऊपर अगर सैलरीज होंगी तो गवर्नमेंट पूछती है ऐसा क्यों है, क्या वजूहत है। तो बेटर एलोकेशन ऑफ कैश के लिए, असिस्टेंट बजट मेकिंग के लिए, कंट्रोल एक्सपेंसेस के लिए, ये सारे पॉइंट इसमें आ सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ स्टेट कवर्ड है, तो जस्ट अपने पॉइंट बताना है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पॉइंट वैलिड है, अच्छा है, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। सर एक सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको, आप ट्राई करें। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उसका आंसर जो है ना, मैं आपको भेज रहा हूँ। आप मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप कीजिएगा, ये एक सवाल है आपकी स्क्रीन पे। ठीक, मैं और ये आपके सामने पेटी कैश बुक का फॉर्मेट दिया हुआ है। पहले फॉर्मेट अच्छी तरीके से देख लें, इसकी पिक ले लें फॉर्मेट की। ठीक है, ये पेटी कैश, इसकी पिक ले लें आप लोग। ओके। एंड आप लोगों ने ये करना है, इसमें आप देख लें 3 कॉलम है यहाँ पे। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दो, सॉरी।